नमस्कार। तो चुनाव के बीच अब लगातार कुछ नए प्रयोग, नए समीकरण और नए दृश्य सामने आते जा रहे हैं और आज का दृश्य बेहद चर्चा करने वाला रहा। उत्तर प्रदेश जो लगातार पूरे देश के चुनावों के लिहाज से अपनी अहमियत, अपने खासियत के साथ चर्चा में बना हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक और दृश्य सामने आया। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, अरविंद केजरीवाल लखनऊ आए और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह भी मौजूद रहे और समाजवादी पार्टी के मुखिया एक तरह से अखिलेश यादव मौजूद रहे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या क्या विश्लेषण, क्या क्या पक्ष, क्या क्या समीकरण साधने की कोशिश की गई है और कैसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनावी परिदृश्य बदलने जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा खेल होने वाला है और क्या उत्तर प्रदेश में आकर के अरविंद केजरीवाल ने फिर से भारतीय जनता पार्टी के भीतर के अंतर विरोधों को कायदे से उजागर करने का एक नया खेल खेल दिया है। क्या अखिलेश यादव के बगल में बैठ करके अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले 3 चरणों के, जो कि बहुत अहमियत रखते हैं, इन 3 चरणों के चुनावों को नई दिशा देने की कोशिश कर दी। आज के वीडियो में इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। तो आज की बड़ी खबर ये रही कि पहली बार संभवतः एक बार और जब गठबंधन की बैठकें चल रही थी, गठबंधन होने के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या इंडिया गठबंधन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, उसकी शुरुआती बैठकें चल रही थी। उस बीच में एक बार अरविंद केजरीवाल अपने कुछ नेताओं के साथ पूरे देश के नेताओं से मिलने की शुरुआत करते हैं। अरविंद केजरीवाल जब तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, पहली बार वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल होते हैं जब 28 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हैं और बीजेपी को कम सीटें मिलती हैं और 8 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं और वो दोनों मिल करके 49 दिनों के लिए दिल्ली की सरकार चुनते हैं और उन 49 दिनों के बाद वो इस्तीफा देते हैं। 2014 के चुनाव में शामिल होते हैं, लेकिन 14 के चुनाव में बुरी हार मिलती है। खुद अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने बनारस चले जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने एक प्रयोग कर लिया होता है और वो प्रयोग था दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सामने सबसे बड़े नेता का खुद ही चुनाव लड़ जाना, और वो वहां चुनाव लड़ते हैं। इसी प्रक्रिया को, हालांकि वहां वो शीला दीक्षित को चुनाव हरा देते हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ते हैं, हालांकि वो चुनाव वो हार जाते हैं। उसके बाद 2015 में फिर से 14 के लास्ट से लेकर के शुरुआत हो जाती है, जब राष्ट्रपति शासन के बाद दिल्ली में आम चुनाव की बात सामने आती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 28 विधायकों के साथ एक बड़े बहुमत के साथ लोगों के बीच जा रही होती है। आम आदमी पार्टी का अपना एक प्रभाव, अपना एक राजनीतिक जमीन तैयार होती है और उसकी साख दांव पर होती है जब वो 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे होते हैं और 2015 के विधानसभा चुनाव में वो भारी बहुमत से, एक तरफा मेजॉरिटी से, लगभग 70 में 63-65 सीटें या 67 सीटें शायद, हाँ 67, 70 में से 67, केवल 3 सीटों पर बीजेपी के विधायक चुने जाते हैं। कांग्रेस शून्य हो जाती है और आम आदमी पार्टी 60 में से 67, 70 में से 67 सीटों पर चुनाव जीत जाती है। अरविंद केजरीवाल लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनते हैं और अगले 5 साल, जब 2015 से 2020 तक चुनाव चल रहा होता है, उस बीच में वो कोशिश करते हैं कि अपना नया अल्टरनेट डेवलप करें और शिक्षा यानी स्कूली शिक्षा पर खासकर जोर दे करके और हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बिजली, फ्री पानी,
इन सब मुद्दों को लेकर के बहुत लोकप्रिय होते जाते हैं, जिसका फायदा उन्हें 2020 के विधानसभा चुनाव में मिल जाता है। जब तीसरी बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री चुन लिए जाते हैं, तब उनके मन में, और जो बहुत स्वाभाविक था कि वो भी देश में विपक्षी दलों के बीच एक प्रमुख चेहरे बन जाएं, तीसरी बार के मुख्यमंत्री होंगे, दिल्ली जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, एक तरफा चुनाव जीतने का उनका एक अपना प्रभाव पैदा करेगा कि वो बाकी विपक्षी दलों के नेताओं पर एक दबाव डालने की स्थिति में होंगे। जैसे उनके सामने ममता बनर्जी तीसरी बार की मुख्यमंत्री होती हैं, और तमाम तरह के प्रयास बनते हैं। लेकिन इस बीच में 2024 का चुनाव जब सामने आता है, तो उसके पहले इसी पृष्ठभूमि के चलते अरविंद केजरीवाल हर प्रदेश में घूम लिए होते हैं। लेकिन बीच में क्या होता है कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी बुरी तरह से घेर लेती है, शराब घोटाले पर उनके बड़े-बड़े नेताओं को जेल में डाल देती है। आज भी मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री होते हैं, वो जेल में है। संजय सिंह को भी जेल में डाल देती है, सत्येंद्र जैन आज भी जेल में है, और अरविंद केजरीवाल चुनाव करीब आते-आते ये बात सार्वजनिक तौर पर कहने लगते हैं कि बीजेपी चाहती है कि हम इंडिया गठबंधन में शामिल ना हो, गठबंधन तोड़ लें, और वो इसका दबाव डालते हुए कह रहे हैं कि अगर आप गठबंधन नहीं तोड़ेंगे तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। अरविंद केजरीवाल की बात सही साबित होती है, और कुछ दिनों बाद अरविंद केजरीवाल गठबंधन में शामिल होते हैं, इंडिया गठबंधन के प्रमुख हिस्से बनते हैं। हालांकि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हो पाता है, क्योंकि पंजाब में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, और तर्क ये देते हैं कि अगर हम दोनों एक हो जाएंगे तो हमारे विपक्ष में बीजेपी और अकाली दल आ जाएगा। इसलिए लोकल लेवल पर, जैसे बंगाल में टीएमसी के साथ गठबंधन नहीं होता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टीएमसी आज भी इंडिया गठबंधन के साथ है, और आज ही ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है कि वो कैसे ये काम करेंगी, और वो गठबंधन में शामिल होंगी अगर यूपीए की सरकार बनती है, यानी इंडिया पार्टी की सरकार बनती है। इस तरह से उत्तर प्रदेश में टीएमसी के ललितेश प्रति त्रिपाठी हैं, जो भदोही से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका चुनाव चिन्ह तीन, दो डाली तीन पत्ती, और वो सपा के साथ अलायंस में। सपा ने एक सीट छोड़ दी उन्हीं की, ललितेश प्रति की, यानी ममता बनर्जी इनडायरेक्टली डायरेक्टली इंडिया अलायंस के हिस्से हैं। अरविंद केजरीवाल के बड़े हिस्से हैं, और वो जेल से जब जेल में कैद कर लिए जाते हैं तो रामलीला मैदान में बड़ी रैली होती है। उस रैली में विपक्ष के तमाम नेता शामिल होते हैं, और उसके बाद वहां पर अरविंद केजरीवाल को समर्थन देते हुए एक बड़ा कार्यक्रम होता है। और जब अरविंद केजरीवाल पहले संजय सिंह छूट के आते हैं, तो संजय सिंह यूपी का दौरा करते हैं, और जब संजय सिंह 6 महीने जेल में रहने के बाद जब छूटते हैं, तो वो एक बड़े चेहरे बन करके उत्तर प्रदेश में घूमते हैं, और वो इस बात की कवायद में बहुत मजबूती से लग जाते हैं कि कैसे विपक्षी दलों के इस तेवर को, यानी एंटी बीजेपी जो ग्राउंड तैयार है, उसमें आम आदमी पार्टी की जो भागीदारी है, जो उसकी हिस्सेदारी है, वो कायम रहे, और इसकी कोशिश संजय सिंह के चेहरे के तौर पर, बीजेपी के विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहती है। लेकिन जब भी बाद में 4 जून को परिणाम आने वाले हैं, और 5 जून तक के लिए कोर्ट खुद ही राहत दे देता है, जब ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाती है, जमानत पर रिहा हो जाते हैं, तो उन्हें फिर से ये लगता है कि अब ये सही समय है जब वो फिर से उस बड़े राजनीतिक फलक में विपक्षी दलों के बीच के समीकरण में अपनी उपस्थिति, दमदार उपस्थिति दर्ज कराएं। और जेल से निकलते ही उन्होंने एक धुआंधार भाषण भी दिया, और उसके बाद उन्होंने ये एक चाल चल दी, और वो चाल बड़ी कामयाब हुई, जिसके वजह से आज जब वो लखनऊ आए और अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो एक बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया। वो बात वही थी जब वो जेल से छूट कर आए और दिल्ली में खड़े होकर उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प चाल चल दी, और जो कि बात बिल्कुल सही थी कि अगर बीजेपी जीती तो संविधान तो बदलेगी, अगर बीजेपी जीती तो आरक्षण तो खत्म करेगी। आज की पीसी में जब अखिलेश यादव के बगल में बैठे थे, तो भी वो यही बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को हराना क्यों जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान और आरक्षण को खत्म करना चाह रही है, वो देश में तानाशाही लाना चाह रही है। लेकिन उसके साथ वह जो चाल चली, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बहुत दिलचस्प चाल है, जो अरविंद केजरीवाल ने चल दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से देखने वाले इस राजनीति के खेल को समझ रहे हैं
कि अरविंद केजरीवाल ने कौन सी नस पकड़ ली है। भारतीय जनता पार्टी में पिछले 10 साल में एक ही बात बहुत पुख्ता तरीके से लागू रही, वो ये रही कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के एकमात्र चेहरा है। और ये बात चुनाव परिणामों में, भारतीय राजनीति में पुख्ता तरीके से दर्ज होती रही। बहुत सारे ऐसे सांसद बीजेपी से चुनाव जीत गए जिनको कोई नहीं जानता। हम अगर गांव में घूमेंगे तो कई सांसद तो ऐसे हैं कि इलाके के लोग अपने सांसद का न तो चेहरा देखे हैं, न उनका नाम जानते हैं। वो नरेंद्र मोदी के करिश्माई चेहरे को जो बनाया गया है कारपोरेट मीडिया के द्वारा और एक खास किस्म की सांप्रदायिक राजनीति के द्वारा, उस चेहरे को देखकर वोट देते हैं। लेकिन अब ये सब सवाल उठने लगा कि मोदी के बाद कौन। पहले बीजेपी ने ये नैरेटिव सेट करना चाहा कि मोदी के सामने कौन, मोदी नहीं तो कौन। लेकिन बीजेपी के अंदर की एक राजनीति है, मोदी के बाद कौन। ये बात दीगर है कि 2002 के गुजरात दंगों के बाद से जो छवि बनी नरेंद्र मोदी की, उस छवि ने एक ग्राउंड तैयार किया और दूसरे ग्राउंड का झूठ नरेंद्र मोदी ने तैयार किया गुजरात मॉडल से, जो असल में कोई खास मॉडल था ही नहीं, वो एक फेल मॉडल था। लेकिन उस मॉडल के नैरेटिव ने 2002 के दंगे से हिंदूवादी चेहरे के रूप में घोर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मादा रखने वाले चेहरे के रूप में जब नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति कामयाब करके 10 साल देश का प्रधानमंत्री बनते हैं और लगभग कमोबेश उसी दिशा में अपनी राजनीति का केंद्र कायम रखते हैं। वो 370 की बात करते हैं, वो राम मंदिर की बात करते हैं, वो ट्रिपल तलाक की बात करते हैं। और 10 साल बाद जब वो चुनाव लड़ रहे होते हैं तो 10 साल के काम पर गिनाने के लिए उनके पास कोई बहुत ठोस अपने वादे नहीं होते हैं। इसलिए वो बार बार ये डर दिखाते हैं कि वो आएंगे तो मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस छीन ले जाएंगे, और बार बार हिंदू मुसलमान यानी अपनी मूल पिच पर लौट आते हैं, यानी हिंदुत्व के पिच। ऐसे वक्त में बीच बीच में एक खबर चलती रही कि उत्तर प्रदेश, जो कि सियासी तौर पर एक बहुत बड़ा जिला है, राज्य है, अहम राज्य है, और वह राज्य 80 लोकसभा सीटें भी रखता है और उत्तर भारत के राजनीतिक विमर्श को दिशा देने का, नैरेटिव सेट करने का भी एक मादा रखता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से एक चेहरा आया 2017 में, उसका नाम था योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदूवादी चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी से भी 2 कदम आगे होने का जो पूरा ग्राउंड तैयार करते हैं, उन्हें भाषा के हिसाब से, अपने तेवर के हिसाब से, अपनी पहनावा के हिसाब से, और लोगों को ये लगे कि नरेंद्र मोदी तो फिर भी थोड़े सॉफ्ट थे, लेकिन अब एक ऐसा हिंदू चेहरा चाहिए देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो नरेंद्र मोदी के बाद हो। दूसरी बार जब वो 2022 में चुनाव जीतकर फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो इसकी कोशिश तेज कर देते हैं कि अब मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ। लेकिन इसी बीच में एक खेल होता है और वो खेल को हवा देते हैं अरविंद केजरीवाल, जो आज समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है, जिसका दावा यह है कि 2022 के चुनाव में वो अपना पूर्ण बहुमत पा रहे थे, लेकिन बेईमानी के चलते उन्हें हरा दिया गया। और पूरा इस बात का ग्राउंड तैयार है कि 2027 के चुनाव में, अगर चुनाव 2027 में ही होते हैं तो, अगर उसके पहले हो गए तो समीकरण बदल जाएगा। अगर 2027 में चुनाव होता है तो सबसे मजबूत प्रतिपक्षी दल है समाजवादी पार्टी और नेता है अखिलेश यादव। उस नेता के बगल में बैठकर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ ने के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने फिर से वही बात दोहरा दी जो उन्होंने दिल्ली में कही थी कि बीजेपी वाले किसी भी नेता को ठिकाने लगाने का काम करते हैं। उन्होंने राजनाथ सिंह को ठिकाने लगा दिया। उन्होंने ठिकाने लगाना मतलब राजनीतिक रूप से ठिकाने लगाना, उनका उनका राजनीतिक खत्म हो गई एक तरह से। नितिन गडकरी की भी राजनीति अब हाशिए पर चली गई है। उन्होंने चुने हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जिन्होंने खुद चुनाव जीत कर दिखाया, चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगा दिया। वसुंधरा राजे को पर्ची थमाई गई और राजनाथ सिंह केवल पर्ची थमाने के सबसे अहम जिम्मेदारी में बचे हैं। केवल कड़ी निंदा के बाद उनका दूसरा सबसे बड़ा काम है कड़ी पर्चियां पकड़ाना,
दूसरे नेताओं को। तो वो पर्ची पकड़ा करके वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे लगा दिया गया और पहली बार के विधायक भजन लाल को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया। मनोहर लाल खट्टर भी चंद दिनों पहले किनारे लगा दिए गए। रमन सिंह किनारे लगा दिए गए। अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये बात पूछी गई तो फिर से उन्होंने कहा कि हाँ, बीजेपी के अंदर भी लड़ाई शुरू हो गई और बीजेपी वाले जाने वाले हैं, क्योंकि अगर ये जीत गए तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे, क्योंकि उनकी दिल्ली में बैठे अमित शाह से नहीं बनती। जो अमित शाह ये चाहते हैं कि मोदी के बाद कौन, तो मोदी के बाद उनका शाह होना चाहिए, ना कि योगी होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में ये राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा खूब तेज सुनाई देती है कि हाँ, उत्तर प्रदेश की बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार बृजभूषण शरण सिंह के जरिए किनारे से बुलवाया जा रहा है। धनंजय सिंह को अमित शाह से मिलवाया जा रहा है। राजा भैया सीधे कहते थे कि कोई बीजेपी कोई किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे और वो किनारा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है और उसमें योगी बनाम शाह का पूरा खेल चल रहा है। और आज उसे एक हवा देने का काम किया अखिलेश यादव के बगल में बैठ करके अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने। अब आने वाले चरणों में अगर आप गौर करें तो 5वां चरण, 6वां चरण और 7वां चरण, 3 चरण के चुनाव उत्तर प्रदेश में बचे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में इन चरणों में बीजेपी के लिए गहरी मुश्किलें हैं। चाहे आप 5वें चरण की वो सीटें देख लीजिए, 6ठे चरण की सीटें देख लीजिए और 7वें चरण की सीटें, इनमें से लगभग 70 से 80% सीटें ऐसी हैं जो आज की तारीख में बीजेपी मुश्किल में घिरी पड़ी है। बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल भरा ये चरण है और उस बीच में अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में आकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे दिया, मीडिया के लिए एक हेडलाइन दे दी कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की धुरी हैं। और वह एकजुटता जो इंडिया गठबंधन के लोगों में बीच में थोड़ी दूरी बन गई थी कई वजहों से, चूंकि राहुल गांधी को बाहर कई जगह पूरे देश में घूमते रहना पड़ा, इसलिए साझा रैलियां कम हो पाई। एक रैली एक कॉन्फ्रेंस होनी थी ऐसी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल तीनों एक साथ बैठते, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं आ पाए। तो फिर अगले दिन अरविंद केजरीवाल लखनऊ आते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो उत्तर प्रदेश के बाकी चरणों पर एक बड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा, जिसको आज मजबूत किया है संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में सपा कार्यालय में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब इसके बाद नरेंद्र मोदी के उस नैरेटिव की, नरेंद्र मोदी के संविधान बदलने की नैरेटिव की, आरक्षण खत्म कर दिए जाने की नैरेटिव की, ये अग्निवीर को लागू करेंगे और इंडिया गठबंधन आएगा तो अग्निवीर खत्म करेगा, बेरोजगारी दूर करेगा, 30 लाख सीटें भरेगा, तुरंत नौकरी देगा, अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई की और विकास के मॉडल के साथ अरविंद केजरीवाल ने एक इंडिया गठबंधन के लिहाज से उत्तर प्रदेश की राजनीति को और मजबूत कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 50 के नीचे सिमटती दिख रही है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात आश्चर्यचकित न करेगी कि बीजेपी के लिए 30 से 35 सीटों पर अब गहरी मुश्किल खड़ी होती दिख रही है। अरविंद केजरीवाल इस मुश्किल को बढ़ाने लखनऊ से होकर गुजर चुके हैं। लखनऊ के गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं और जो चर्चा लखनऊ नहीं दिल्ली को बेचैनी को बढ़ा रहे हैं। इस बीच में जितनी भी खबरें आ रही हैं इसका असर क्या पड़ेगा आप भी नजर रखे होंगे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।